हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नई स्टडी वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके क्लास 10th इतिहास के दूसरे चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का A to Z निपटारा करने वाले हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर खल्लास हो जाने वाला है, ठीक है ना। खल्लास हो जाएगा ये पूरा चैप्टर और मात्र कुछ ही मिनटों में इस पूरे चैप्टर पर आपका कमांड बन जाएगा। और इस चैप्टर से 5 नंबर के तो मानचित्रकारी पूछे जाते हैं और 10 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो 15 नंबर आज की इस वीडियो से फिक्स हो जाएगा। अगर आपकी एसएसटी में बिल्कुल भी तैयारी कम है तो इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना, आज की इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, आपका एसएसटी का डर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के इस चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में देखेंगे राष्ट्रवाद। यहाँ पर एक शब्द आया है राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद में दो शब्द, एक है राष्ट्र और एक है वाद, ठीक है ना। वाद मतलब होता है विचारधारा, ठीक है ना। तो राष्ट्र के प्रति प्रेम को ही क्या कहते हैं, राष्ट्र के प्रति प्रेम को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अपने देश के प्रति प्रेम को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपको राष्ट्रवाद के बारे में। अब भारत में ये पढ़ना है कि राष्ट्रवाद कब से आया, कब से उदय हुआ भारत में राष्ट्रवाद का। तो देखिए होता क्या है कि सन 1600 ईस्वी में, ठीक, 1600 ईस्वी में होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है हमारे भारत में। किस लिए आती है भाई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है व्यापार करने के लिए। कहा जाता है कि मुट्ठी भर अंग्रेज आए और हमारे देश को लूट कर चले गए। तो वही अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे हमारे देश में व्यापार करने के लिए। अब व्यापार करने के लिए कब आए थे? 1600 ईस्वी में। तो आए तो देखिए भाई अंग्रेज की हमारे देश की स्थिति इतनी उस समय थी कि लोगों में एकता ही नहीं थी। अंग्रेज देखे कि भाई भारत के लोगों में तो एकता ही नहीं है, एक गांव का राजा है तो उसका दूसरे गांव के राजा से कोई मतलब ही नहीं है, बस इतने में ही देख रहा है इनको, तो देश के बारे में पता ही नहीं कि देश होता क्या है। तो ये अंग्रेज़ों ने देखा और अंग्रेज़ों ने एक नीति लगाई, फूट डालो राज करो। ये आपने सुना होगा, फूट डालो राज करो। जब देखा कि भाई भारत के लोगों में एकता ही नहीं है तो उन्होंने एक नीति लगाई, फूट डालो राज करो। इसमें कहते क्या थे कि एक जगह के राजा को दूसरे जगह के राजा से लड़वा देते थे। जब लड़वा देंगे तो भाई ऐसे ही हमारा पूरा कमजोर हो जाएगा, ये राजा लड़के अपने में ही ध्वस्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे राजाओं को आपस में लड़वाए और जब देखे कि देश कमज़ोर पड़ गया, सभी राजा एक दूसरे से हार कर, कोई लड़ गया कोई मर गया, ऐसे हो गया, तो वो क्या करने लगे, जब देखे कि पूरा राजतंत्र हम लोग का कमज़ोर हो गया तो वो देश पर 1757 ईस्वी में पूरा का पूरा कब्जा कर लिए। यानी कि पूरा का पूरा देश हमारा 1757 में गुलाम बन चुका था। क्लियर हो गया आपको? इतने में आए और ठीक 150 साल बाद पूरे देश को गुलाम कर दिए। और जब देश गुलाम हुआ ना, तो अभी जैसे गुलाम होंगे किसी के अंडर में काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। तो जब देश गुलाम हुआ तब लोगों को रियलाइज हुआ, जब अंग्रेज़ों ने अत्याचार शुरू किया तब रियलाइज हुआ कि अरे यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, हमारे देश में आके कोई हम पर कैसे राज करेगा। जब लोगों को ये चीज़ चुभने लगी, ये चीज़ जब समझ में आने लगी कि हमारे देश में ही कोई दूसरा लोग आकर हम पर ही राज कर रहे हैं, जब ये चीज़ लोगों को चुभने लगी तभी एक नया जन्म हुआ राष्ट्रवाद जैसा शब्द का। इसी शब्द का तभी जन्म हुआ। तब लोगों को पता चला राष्ट्रवाद के बारे में, अपने देश के प्रति प्रेम के बारे में, तब पता चला यही राष्ट्रवाद यहाँ पर दिया था। तब हम लोगों को पता चला राष्ट्रवाद के बारे में। कब पता चला? सन 1757 ईस्वी में, जब देश गुलाम हुआ तब। अब इसी दरमियान होता क्या है कि ठीक 100 साल बाद 1857 में जब पूरे लोगों पर अत्याचार इतना अंग्रेज करने लगे कि जब हद पार हो गई तो 1857 में एक क्रांति की गई, जिसे 1857 की क्रांति कहा जाता है। यह क्रांति क्या हो गई? फेल हो गई। क्यों हो गई? तो इस क्रांति में देखिए हुआ क्या कि बहुत सारे चापलूस लोग अभी भी देश में हैं और उस समय भी थे। तो वो यहाँ की जो रणनीति बनाई गई थी इस क्रांति की, उसको जाकर अंग्रेज़ों को बता दिए, जिस कारण ये क्रांति फेल हो गई। लेकिन इसको कहा जाता है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट, 1857 की क्रांति ये। लेकिन आज़ादी भले ही न दिला पाई क्रांति, लेकिन आज़ादी की चिंगारी हमारे देश के लोगों में जला दी थी।
अब बस उसको एक आग में तब्दील होना था। तो ये चीज़ 1857 की क्रांति की, बट फेल हो गई। लेकिन एक चीज़ तो जगा दी कि आज़ादी की चिंगारी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट, तो 1857 की क्रांति से हुआ। अब उसके बाद आइए देखते हैं अगला पोर्शन। भाई देखिएगा, हम लोग कोई VIP आदमी नहीं है कि डस्टर वगैरह भी नहीं है, इससे मिटाना पड़ रहा है। क्या ही करेंगे, केवल आप पढ़ने से मतलब रखें। ठीक, चलिए इतना क्लियर हो गया ना। अब इतना जब क्लियर हो गया तो हमने 1857 तक की बात आपको बता दी। अब ऐसे ही चलता रहा 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी का नाम सुना होगा आपने, 20वीं शताब्दी यानी कि सन 1900 ईस्वी से। तो 1914 से 1918 के बीच की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उसके बाद 1914 से 1918 के बीच की बात ये बता रहा हूँ कि 1914 से 1918 के बीच आप जानते होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध चला था, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब इसी में इतना कुछ हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही कि अंग्रेज क्या कहते थे, हमारे देश के लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाकर ये युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन हमारे देश के लोगों को लड़ने के लिए ले जा रहे थे। वहाँ पर युद्ध ये लोग लड़ रहे थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश के लोगों को लड़वाने के लिए ले जाते थे। तो इसमें जब सब लोग गए, गांव-गांव से लोग गए युद्ध लड़ने मराए, तब एकदम से चिंगारी उठ गई राष्ट्रवाद का। पूरा चिंगारी अब इतनी बड़ी थी, अब चिंगारी पूरी उठ गई राष्ट्रवाद के बारे में, ठीक है ना। पूरा लोग के राष्ट्रवाद के बारे में पूरा लोग एकदम गंभीर हो गए इस चीज़ को लेकर। तो राष्ट्रवाद की चिंगारी और बड़ी हुई। तो अभी लाइट चली गई थी, तो हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुआ तब भारत के लोगों में सबसे अधिक क्रांति जगी, क्योंकि अंग्रेज ले जाते थे इनको लड़वाने, जब मर जाते थे तो घर वालों को तकलीफ पहुंचती थी, तब से सबसे अधिक राष्ट्रवाद की भावना जगी। उसके बाद हुआ क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही 1914 से 1918 तक चला। इसी दरमियान 1915 में ही जब स्टार्ट हुआ 1914 में, और 1915 में ही एक व्यक्ति की एंट्री होती है जो हैं गांधी जी, ठीक है ना। गांधी जी की एंट्री होती है, ठीक है ना। और ये गांधी जी की जब एंट्री होती है तो पूरा का पूरा माहौल ही बदल जाता है देश का। गांधी जी की एंट्री होती है तो भाई देखते हैं कि भाई पूरा का पूरा हमारा देश गुलाम बन चुका है। कैसे बन चुका है भाई? तो गांधी जी की एंट्री होती है तो भाई आते हैं, कहते हैं कि अरे भाई हमारा देश और कैसे गुलाम हो गया। तो कहते हैं क्या कि अब अंग्रेज़ों ने वर्चस्व यहाँ जमा लिया, क्योंकि अंग्रेज़ दुनिया के 95% देशों पर अपना कब्जा जमाए थे। तो गांधी जी को लग गया कि अंग्रेज़ों ने अपना वर्चस्व जमा लिया है, तो वो 2 साल तक लगातार 2 ईयर्स तक लगातार भ्रमण करते रहे, पूरे देश का भ्रमण करते रहे। ठीक, लोगों के राय जाने, लोगों के दुख तकलीफ़ों को जाने 2 साल तक लगातार, ठीक है ना। 2 साल तक घूमे तो सन आ गया 1917। जब 1915 में आए 2 साल घूमे तो 1917 समय आ गया, ठीक है ना। और 1917 जब समय आया तो 1917 में ही हुआ क्या कि चंपारण में अंग्रेज़ों ने 3 कठिया प्रणाली लागू कर दिया था। यानी कि 1 बीघा अगर आपके पास ज़मीन है यानी कि 20 कट्ठा, तो उसमें 3 कट्ठा नील की खेती करनी ही करनी है। और वहाँ के किसान इसलिए परेशान हो गए थे कि अगर 3 कट्ठा में नील की खेती हो गई तो एक बार नील की खेती जहाँ पर हो जाती है वो भूमि बंजर हो जाती है। वही चीज़ उनके साथ हो रहा था। तो वहीं से एक व्यक्ति आते हैं राम कुमार शुक्ला, और वही आते हैं और गांधी जी से मिलते हैं 1917 ईस्वी में। गांधी जी को सारी बातें बतलाते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, अंग्रेज़ों ने ये कानून लगा के रखा है। तो गांधी जी वहाँ जाते हैं, कहाँ पर? चंपारण, और वहाँ के किसानों के साथ आंदोलन करते हैं और अपना आंदोलन सफल कर ले जाते हैं, और अंग्रेज़ों को मनवा देते हैं कि इसको समाप्त करो। और अंग्रेज़ समाप्त भी कर देते हैं, 3 कठिया प्रणाली को अंग्रेज़ समाप्त भी कर देते हैं, ठीक है ना। अंग्रेज़ इंड भी कर देते हैं, समाप्त भी कर देते हैं। तो ये सबसे पहला आंदोलन था गांधी जी का, और यहीं से इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो 1917 में ये आंदोलन हुआ, और 1918 में इन्होंने एक आंदोलन किया, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है ना। खेड़ा सत्याग्रह इसलिए हुआ कि किसान जो खेड़ा के थे इनकी फसलें खराब हो गई थी। फसलें खराब हो गई थी किसी कारणवश। उस समय ये कीट वगैरह से फसलें खराब हो गई थी। ये कीट आते हैं, एक माइग्रेशन बर्ड, वही काट दिए थे पूरे फसल को और ख़राब हो चुकी थी। जब फसल खराब हो गई थी तो भाई कोई कहाँ से लगान देगा। तो वहाँ पर जो खेड़ा में क्या हुआ था कि फसलें खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी ज़मींदार जो है लगान वसूली से इनकार नहीं कर रहे थे, फिर भी लगान वसूली के लिए आ रहे थे।
तो भाई किसान कह रहे कि कैसे हम लगान देंगे जब हमारी फसल ही खराब हो गई। तो यहाँ पर भी गांधी जी को बुलाया जाता है और यहाँ पर भी एक सत्याग्रह करते हैं गांधी जी, जिसे हम कहते हैं खेड़ा सत्याग्रह, और इस सत्याग्रह को भी सफल कर देते हैं। अंग्रेज़ों को मनवा देते हैं कि भाई अगर अन्न हुआ ही नहीं तो हम तुमको कैसा कर दें उसका। तो यहाँ पर भी इनका ये जो है आंदोलन सफल हो जाता है। तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, और 1918 में ही एक और हुआ, कौन सा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है, मिल मजदूर आंदोलन, ये 1918 में हुआ। तो इसमें होता क्या है कि अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे, मिल अहमदाबाद में कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो वहाँ पर अहमदाबाद में एक बीमारी फैल चुकी थी, प्लेग नामक बीमारी, जो चूहों से फैलती थी। अभी तो पूरे देश में फैली थी लेकिन वहाँ पर सबसे अधिक थी। तो वहाँ के कुछ मजदूर पलायन करके घर आ गए फिर, क्योंकि भाई कोई भी जैसे कोरोना कहीं पर फैल गया जाएगा तो वहाँ के मजदूर घर वापस आ जाएंगे। तो कुछ मजदूर घर वापस आ गए और वहीं कुछ मजदूर वहाँ पर रह गए। तो भाई कहे कि भाई हमारा घर का जीविका चलाना है, तो रह गए कुछ लोग। और जब कुछ लोग रह गए तो ये लोग मांग करने लगे, कुछ मजदूर, कि हमारा जो तनख्वाह है वो 50% बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हम अपने भाई जान के रिस्क पर खेल के यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम भी इसके शिकार हो गए, ये जो वायरस फैला है इसका शिकार हो गए तो हम भी मर सकते हैं। तो भाई बहुत प्रेशर में हम ये काम कर रहे हैं, तो हमारा 50% तनख्वाह बढ़ा दीजिए। लेकिन वो लोग क्या किए, ये जो मिल के जो मालिक थे वो तनख्वाह बढ़ाने से मना कर दिए। वो कहे कि अगर बढ़ाएंगे भी तो 15% बढ़ाएंगे। तो क्या हुआ कि गांधी जी यहाँ आते हैं, गांधी जी की एंट्री होती है और गांधी जी यहाँ पर ये कहते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। भूख हड़ताल करने के बाद जब ये आते हैं फिर गांधी जी के पास कि बोलिए सरकार क्या आपकी इजाज़त है। तो गांधी जी कहते हैं कि इसको कितना 35% बढ़ा दिया जाए इनका वेतन, ना ही आपका रहेगा और ना ही आपका, नहीं 50% ना 15%, 35% बढ़ा दिया जाए। तो यहीं से गांधी जी का ये तीसरा आंदोलन समाप्त हो गया। और ये तीनों आंदोलन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? ये तीनों आंदोलन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। इनको अगर आप लिख दोगे तो 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो आज के वीडियो में अच्छे से बता दिया। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में भी शेयर कर देना और इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।